फर्स्ट चैप्टर किसी भी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बारी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से भी 3 चीजें ऐसी हैं जो पेपर में हमेशा आती हैं, ठीक है। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि छोटा सा चैप्टर है, कुछ ऐसा पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं, मगर इसमें से पूरी 3 से 4 चीजें ऐसी निकलती हैं जो पेपर में हमेशा आएंगी ही आएंगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले होता है आपका एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन। मतलब ये ऐसा कोई मेन टॉपिक नहीं है, बट एक छोटा सा टर्म है जो कि आता ही है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड देखो किसे कहते हैं। एक तो होती है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। अगर तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस याद होगा, तो माइक्रो में हमने क्या पढ़ा था, जब माइक्रो के वेरिएबल पढ़ रहे थे, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर, इंडिविजुअल मार्केट, और मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, है ना। तो वही सारी चीजें। तो देखो एग्रीगेट डिमांड क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। It is measured in the term of total expenditure and the purchase of the goods and services in the economy. मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर कितनी डिमांड हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी ज्यादा परचेजिंग हो रही है, वो होता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। फिर एग्रीगेट सप्लाई भी सेम वही है कि ओवरऑल कितनी सप्लाई हो रही है आपकी, ठीक है। अब आता है आपका एक जनरल प्राइस लेवल। व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल, ये भी 1-2 बार टर्म आई है पेपर में। अब जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, देखो इट रेफर्स टू द इंडेक्स ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम। फॉर अ कॉमन मैन इट रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग। किसी भी चीज का एक प्राइस जो कि एंड टाइम तक रहे, मतलब एक स्पेसिफिक, मतलब जैसे अगर मैं बोलूंगी कि पोटैटो का जनरल प्राइस लेवल क्या रहा कब, तो जनरल प्राइस लेवल किस बेसिस पर, ऐसा नहीं होगा कि मैं जब से पैदा हुई हूं तब से अब तक का एक ही जनरल प्राइस लेवल होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, 1 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, या क्या, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर किसी भी चीज का एक इंडेक्स प्राइस क्या रहा, कि मैं क्या दिखाया जाएगा कि आलू जो है इंडिया के अंदर 2020 में 30 से 40 रुपए तक के बीच में बेचे गए हैं। तो ये हो गया एक जनरल प्राइस लेवल, कि मतलब अब 30 से 40 में कभी 31 भी हुए हैं, कभी 32 भी हुए हैं, कभी 39 भी हुआ है, तो मतलब एक जनरल प्राइस लेवल इसे हम कहते हैं, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं मैन कॉस्ट ऑफ लिविंग, की एक इंसान को अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, मतलब एक तरीके से इससे अंदाजा लग जाता है कि कितना खर्चा एक बंदे की लाइफ को चलाने के लिए कंट्री के अंदर होता है, मतलब ऑलमोस्ट, है ना, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसमें यूज होता है। अब इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइप्स ऑफ गुड्स। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले संस्कृत की बुक है किसी के पास? टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले आता है बच्चे आपका फाइनल गुड्स। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें ना पता हो। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? वेरी गुड। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द काय का बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका होता है ना। अब उसके ऊपर कुछ भी ऐसा प्रोसेसिंग नहीं होना था जो कि रेडी टू कंज्यूम होता है। मींस क्या बोलेंगे कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड व्हिच आर रेडी टू कंज्यूम एंड दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जिस पर अब कोई भी प्रोडक्शन नहीं होना है, वो रेडी टू कंज्यूम है, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ऐसा रॉ मटेरियल हम जिन्हें ट्रीट करते हैं जिन पर अभी प्रोडक्शन हो रहा होता है। इट मींस इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैवंट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जो अभी
बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, उनके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, उन पर अभी भी प्रोडक्शन चल रहा है। वो जब प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा तब जाके वो फाइनल गुड्स बनेंगे, है ना। जैसे कि अगर हमारा जूस का कंपनी है तो फ्रूट्स जो होगा वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, और जूस क्या है, फाइनल गुड्स। ठीक है, ये भी पता है हमको। अब आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स कि क्या डिफरेंस है। वैसे ये डिफरेंस इतना ज्यादा आता नहीं है, ज्यादातर केवल डेफिनेशन आती है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स की, मगर आता भी है तो देख लो, कभी कभी आ भी जाता है डिफरेंस भी 4 मार्क्स में। तो देखो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंस मैंने हमेशा क्या बोला है कि फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन होती है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो इंटरमीडिएट गुड, दीज आर गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ द फाइनल यूज। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं, जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं और वो अभी फाइनल कंज्यूमर तक जाने के लिए रेडी नहीं है। जबकि फाइनल गुड्स क्या है, दीज गुड्स आर आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर। फाइनल गुड्स कौन से हैं, जो इन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है और अब वो उनके यूजर्स के थ्रू फाइनली कंज्यूम करने के लिए भी रेडी हैं। फिर इंटरमीडिएट, दीज गुड मे बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन फॉर द अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये एक तरीके का एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए। जबकि फाइनल गुड्स, these goods are not used as a raw material for the production of the goods for the during accounting year। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल की तरह काम नहीं करते हैं, वो फाइनल होते हैं जिनको कंज्यूम करना है आप सीधे। ठीक, these goods may be resold by the firms for the profit during the accounting year। इंटरमीडिएट गुड्स को सेल आउट भी किया जा सकता है दोबारा से फायदा उठाने के लिए, है ना। जैसे मान लो मैं कहीं से फ्रूट्स लेकर आई जूस बनाने के लिए, अब मैं चाहूँ तो उन फ्रूट्स को किसी और कंपनी को भी बेच सकती हूँ। मेरे पास ज्यादा हो गए, मैंने किसी और कंपनी को भी बेच दिए, क्योंकि रॉ मटेरियल है। तो हो सकता है जो रियल वाले हैं उन्होंने ट्रॉपिकाना को बेच दिए, है ना, तो वहां पे भी वो एज अ रॉ मटेरियल काम आ जाएगा। मगर जो फाइनल गुड्स होते हैं वो सीधे कंज्यूमर को ही बेचे जाते हैं, वो किसी प्रोडक्शन वाले को बेचे नहीं जाते हैं, क्योंकि जब वो चीज बन गई है तो प्रोडक्शन वाले को बेच के क्या मतलब है, उस पर और कितना प्रोडक्शन करेगा वो। ठीक है, जैसे तुमने कई बार देखा ही होगा ना, कई बार हम मार्केट में जाते हैं कोई सामान लेने, तो कई बार बोलते हैं ना कि हमारे पास तो नहीं है, किसी और से लेकर तुम्हें देते हैं, है ना। तो वही चीज है, बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अगर फाइनल गुड होते तो फिर वो नहीं दे पाते, है ना, क्योंकि वो तो सीधे कंज्यूमर को ही देते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ द इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट गुड्स पर खर्चा किया जाना मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहलाता है ना। और फाइनल गुड्स पर खर्चा किया जाना इट मींस फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है। ठीक है, These goods are not included in the estimation। हाँ, मेन जो डिफरेंस है, जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, जो जिसके लिए ये डिफरेंस पढ़ाया जा रहा है और आगे के चैप्टर में भी जो ध्यान रखना है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, कि कभी भी हमें इंटरमीडिएट गुड्स का जो भी कॉस्ट होता है, इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है। हमेशा कौन से गुड्स की कॉस्ट ऐड होती है, हमेशा फाइनल गुड्स की ऐड होती है। क्यों नहीं होगा, देखो इंटरमीडिएट गुड का कॉस्ट नेशनल इनकम में ऐड, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, मैं एक बेकरी चलाती हूँ, ठीक है, और बेकरी चलाते हुए मैंने अगर वहां पर ब्रेड बनाया, या फिर चलो बेकरी भी नहीं चला रही, मैं जूस की कंपनी चला रही हूँ, ठीक है, और मैं जूस बना रही हूँ और मेरा जो जूस का फाइनल बॉटल बनता है वो 150 रुपीज का बन रहा है। ठीक है, एक बॉटल 150 रुपीज का बनता है। ठीक है, अब जूस बनाने से पहले यहाँ पर मैंने शुगर भी लिया है, फ्रूट्स भी लिए हैं, और इन सबको क्रश करके मैं एक मशीन में डालती हूँ। उसके बाद बनता है जूस। तो मतलब फ्रूट्स हो जाते हैं मेरे 20 रुपीज के, शुगर हो जाती है मेरी 10 रुपीज की, मशीन का जो डेप्रिसिएशन लगता है मेरा 10 रुपीज का। तो कितना होगा, 20 + 10 30 एंड +10 40। तो मतलब 40 रुपीज का मेरा खर्चा आता है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब बेच के जो भी मेरा खर्चा होता है वो 110 तक पड़ जाता है। और फाइनली मैं उसे फिर 150 का बेचती हूँ तो 40 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो जाता है।
ठीक है। तो फाइनल गुड मेरा कितने का बिक रहा है? 150 का। सपोज मैंने जो ये रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स लिए, इस 150 में तो ये सारी कॉस्ट इंक्लूड है ना, उसमें फ्रूट्स का भी कॉस्ट इंक्लूड है, शुगर का भी, मशीन का डेप्रिसिएशन भी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, सारे टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूड करके आया है ना 150 का बॉटल मार्केट के अंदर, यानी कि ये सारा अमाउंट इसमें एडेड है ना फाइनल गुड में। सपोज कि मैं इस इंटरमीडिएट गुड्स का भी ऐड करने लग जाऊं नेशनल इनकम में मैं इस 20 रुपए को भी ऐड करने लगूं, 10 का रॉ मटेरियल भी ऐड करूं, मशीन का ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार यहाँ पर ऐड हो गया फाइनल गुड में और फिर अलग से भी ऐड करना है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो इसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग का एरर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल काउंटिंग का, जो है वो तुम लोगों ने रिटर्न में किया भी होगा, मैंने भेजा था ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है, डबल काउंटिंग वाला। अब आता है आपका कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स देखो कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो सिंपल कंज्यूमर्स के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं। अब जैसे मशीनरी वगैरह हो गई तो उसको हम एकदम से कंज्यूमर गुड्स नहीं बोलेंगे। जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी है, जैसे जेसीबी है, तो वो कोई कंज्यूमर गुड्स नहीं है ना, वो तो क्या है, एक तरीके से एसेट्स में काउंट हो जाता है वो एक तरीके का, ठीक है। अब देखो क्या है, कंज्यूमर गुड्स को भी हम जब क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका ड्यूरेबल गुड्स, फिर आता है आपका सेमी ड्यूरेबल, फिर आता है नॉन ड्यूरेबल, एंड देन सर्विसेज। तो ड्यूरेबल गुड्स देखो कौन से होते हैं, नाम से पता चल रहा है, वो गुड्स जो काफी लंबे टाइम तक, लॉन्ग रन तक आपके काम में आते हैं, जो ड्यूरेबल रहते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे घर में जैसे रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, और आपका डीवीडी प्लेयर है, जो भी सेट की चीजें हैं वो ड्यूरेबल गुड्स होती है। वो ऐसा नहीं होता ना कि हमने इस बार खरीदा फिर 6 महीने बाद या साल भर बाद दोबारा एक फ्रिज आ रहा है, दोबारा एक टीवी आ रहा है, ऐसा नहीं होता, काफी लंबे टाइम तक वो रहते ही हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या आता है कि जैसे जो हम घर में क्रॉकरी वगैरह यूज करते हैं, या फिर हम कोई भी चीजें, मतलब जैसे क्लोथ्स, क्रॉकरी या छोटी मोटी जो चीजें जिनको हम चेंज कर ही लेते हैं, वो आ गई, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल में बहुत सारी चीजें आएंगी जो पेरिशेबल टाइप की चीजें जो ज्यादा दिन नहीं टिकती हैं, जैसे बिस्किट हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा आती हैं आपकी सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज लेते हो, बीएसएनएल की सर्विस ले रहे हो या फिर केबल की सर्विस ले रहे हो, वो सारी चीजें आ गई सर्विसेज में, ठीक है। अब आते हैं आपके कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आपके प्रोडक्शन में या किसी ऐसी चीज में काम आते हैं जो फर्दर आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सेवरल ईयर एंड व्हिच आर द हाई वैल्यू, दीज गुड आर फिक्स्ड एसेट एट द प्रोड्यूसर। कौन से होते हैं कैपिटल गुड्स? जिससे आप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, कुछ बनाने के लिए यूज करते हो, और जो काफी लंबे टाइम से काम में आ रहे हैं, जो कि एक तरीके का एसेट माना जाता है। जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी, जेसीबी वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमने कहीं इन्वेस्ट किया क्या? जैसे हमने वो खरीदा प्लॉट खरीदा हमने, तो हमने पैसे इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल ही होता है कि जब भी हम अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, तो मतलब एक प्रोसेस विच फॉर्म द कैपिटल, एक कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी भी जगह पर, चाहे हम लैंड में या किसी भी चीज पर, मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं, किस इंटेंशन से करते हैं कि उसका पैसा डबल ट्रिपल या फिर बढ़ेगा, है ना।
तो बढ़ा पैसा बढ़ना इट मीन्स कैपिटल फॉर्म अप होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इज द कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, सपोज हमने लैंड खरीद लिया है ना, तो वो क्या हो गया? एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई। या फिर हमने कोई बड़ी सी मशीनरी खरीद ली, वो एक तरीके से क्या हो गया? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। फर्नीचर किसमें है? फर्नीचर कोई इतना, अब टेबल खरीद ली, ये थोड़ी बोलेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया है। फर्नीचर को हम कैपिटल में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है। कोई हमने फ्लैट खरीद लिया तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है। उसके अलावा हमारी जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे अब। वेरी गुड। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, हम ये कह सकते हैं। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक है, हम ये नहीं कहेंगे। इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट ओनली। एक्चुअली इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है ना, फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो इन्वेंट्री एक तरीके का स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मगर इन्वेंट्री होता क्या है? इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर अपनी कंपनी में कुछ प्रोडक्शन करता है तो या तो उसका सामान बिक जाता है या फिर नहीं बिकता। तो जब बिक जाता है तब तो वो कंज्यूमर के पास चला जाता है, मगर जब नहीं बिकता तब वो कहाँ जाता है? तो वो उसके गोडाउन में पड़ा होता है। अब गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसीलिए आप उसे स्टॉक कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो गोडाउन में पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि सामान बिका भी नहीं, लेकिन वो गोडाउन में एज अ फाइनल गुड भी नहीं पड़ा, वो क्या पड़ा हुआ है? सेमी फाइनल पड़ा हुआ है। मतलब आधा बना हुआ है और आधा नहीं बना हुआ है, मतलब बचा हुआ है, मतलब प्रोसेसिंग उस पर चल रही है। तो सामान दो ही रीजन की वजह से बचा हो सकता है इन्वेंट्री में होता है, या तो वो सेमी फिनिश्ड होता है और या फिर वो बिका नहीं होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर सामान बचा हुआ है इट मींस कि ये इन्वेंट्री स्टॉक है। क्या है? इन्वेंट्री स्टॉक। हाँ ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट है आपका, अब आता है नेक्स्ट बेटा, इन्वेंट्री को ही जब हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक होता है आपका डिजायर्ड इन्वेंट्री और एक होता है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। अब डिजायर्ड इन्वेंट्री और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस रहेगा, किसी को पता है? इच्छा इन्वेंट्री और अनिच्छा ये एक्सपेक्टेड थोड़ी है, अनप्लान्ड। प्लान्ड और अनप्लान्ड इज अनदर थिंग एंड डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड इज अनदर थिंग। इच्छा और इच्छा तो अच्छा चलो बताओ, प्लान इन्वेंट्री क्या होती है? तो मुझे हिंदी मत बता। प्लान इन्वेंट्री मींस सेटिस्फाई। बैठो सुनो, डिजायर्ड इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो प्रोड्यूसर प्लान करके डेलिबरेटली एक डिजायर उस अपनी इच्छा अनुसार किसी चीज को स्टॉक में रख रहा है। सपोज मैंने बनाए वुलेंस जैकेट्स, मैंने बनाई अगस्त में, अब बिकने के लिए तो वो अक्टूबर में भी बिक रही थी, सितंबर अक्टूबर में वो बिक्री शुरू हो गई थी, मगर मैंने उसका स्टॉक रिलीज नहीं किया मार्केट में क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे उसके अच्छी कॉस्ट मिले, इसलिए मैं उसको नवंबर लास्ट और दिसंबर में रिलीज करूंगी, इसलिए मैंने उसको अपने इन्वेंट्री में ही रखा।
तो वो क्या था? डिजायर्ड इन्वेंट्री थी, मेरे मन से था वो इन्वेंट्री, मैं चाहती थी इसलिए था, वो मेरा प्लान था कि मैं उसे आगे बेचूंगी, उस टाइम नहीं बेचूंगी, वो था प्लान इन्वेंट्री। जबकि अनडिजायर्ड मतलब अनैच्छिक या फिर अनप्लान्ड जिसे तुम कह रहे हो, वो क्या है कि मैं दिसंबर में वो स्टॉक निकालना चाह रही हूँ वुलेंस का, मगर अब कंज्यूमर ही नहीं ले रहे, शायद उनको ये लग रहा है कि अब तो सर्दियां निकल गई, अब हम लेके क्या करेंगे, तो अब वो बिक ही नहीं रहा। तो अब जब बिक ही नहीं रहा तो मैं फेंक भी नहीं सकती, तो मुझे क्या रखना पड़ रहा है, उसे स्टॉक में रखना पड़ रहा है, इन्वेंट्री में रखना पड़ रहा है। आई हैव टू पुट इट इनटू इन्वेंट्री, हैव टू वाली फीलिंग जब आ गई तो वो क्या हो गया? अनडिजायर्ड इन्वेंट्री हो गई। कितनी सी बात है, ठीक है। अब जो सामान बिक जाता है उसे क्या बोलते हैं? वो तो सेल आउट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा नेट इन्वेस्टमेंट और एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो सुन लो, मैं तुम्हें नेट और ग्रॉस का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ और यही कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में भी। सुन लेना, मैं दोबारा न्यूमेरिकल कराते रहे, इनमें से एक भी चीज को दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ। अब तो टाइम हो गया। सुनो, नेट वैल्यू किसी भी चीज की और ग्रॉस वैल्यू किसी भी चीज की, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस सुन लो, किसी को पता है तो रेज योर हैंड्स। नेट, अगर मैं बोलती हूँ कि नेट इन्वेस्टमेंट और मैं बोलती हूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो इसके बीच किसी को डिफरेंस पता है? अगर मैं बोलती हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मैं बोलती हूँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके बीच का डिफरेंस किसी को पता है? तुमने किया ही क्या है? नेट मतलब प्रॉफिट। थप्पड़ दो, बैठ। और ये तुम बोल रहे थे कि हम घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये चार जो हैं मुझे तो घर पे बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं और इनको ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है, तो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं ये चीज? क्योंकि अभी अभी बुक में से पढ़ रहे हैं और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो हम पे किताब नहीं है, सुनो, किसी भी चीज का नेट वैल्यू इट मींस कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज का ग्रॉस वैल्यू, इसका मतलब उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड है। सपोज मैं बोलती हूँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स में जितनी भी सेलिंग हुई होगी, जितना भी सामान बिका होगा, उन सब से जो भी कॉस्ट मिला, उन सब का कॉस्ट जो आएगा विदाउट डेप्रिसिएशन, वो होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जबकि ग्रॉस में क्या होगा? उन सब का कॉस्ट जो भी रेवेन्यू मिला होगा वो प्लस डेप्रिसिएशन, वो हो जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बात हो रही थी नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट वेयर देयर इज नो डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होता, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड द डेप्रिसिएशन, ठीक है। आगे बस आगे का चैप्टर का कल रिपीट होगी। 1 मिनट रुक जाओ। थैंक यू।